हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आशा करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और सभी अपने तैयारी को सही तरीके से चला रहे होंगे। आज का सेशन स्टैटिक जीके का है। ये जीके मैंने कई बार बताया आपको, आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए मैं छाट कर लाया हूं जो विभिन्न परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस में पूछे गए हो, एमपी पीसीएस में आए हो, सीडीएस में आए हो या पीसीएस के मेन एग्जामों में आए हो। पीसीएस के मेन एग्जाम में तो बच्चों क्वेश्चन ऐसे होते हैं, वही हमेशा घुमा फिरा के इधर उधर से पूछता है। जितने स्टैटिक क्वेश्चन होंगे, जितने भी हैं 18 क्वेश्चन है स्टैटिक, 18 के 4 गुना आपको मैं कराऊंगा इस चैप्टर में। तो मात्र आधे घंटे 35 मिनट में आपके बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं जो बहुत सारे एग्जाम में आपको काम आएंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से जहां वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता देखी जाती है। बच्चे परिवर्तनशीलता है, परिवर्तनशीलता यानी भारतीय वर्षा कितने प्रकार की होती है। वर्षा बच्चों 3 प्रकार की होती है। पहली वर्षा होती है, मैंने बताया पर्वतीय वर्षा। कौन सी वर्षा बच्चों? पर्वतीय वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा। एक होती है चक्रवाती वर्षा। कौन सी? चक्रवाती वर्षा। और तीसरी होती है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा। ये 3 प्रकार की वर्षा होती है। चौथी वर्षा कोई नहीं होती। या तो पर्वतीय हो गया, चक्रवाती होगी, कौन सी होगी? संवहनीय वर्षा होगी। वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से जहां वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता यानी वर्षा में चेंज देखा जाता है। इसका मतलब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। परिवर्तनशीलता यानी चेंजेबल, जहां बारिश कम हो फिर ज्यादा हो जाए, कभी अचानक हो जाए, कभी बहुत लंबे समय तक ना हो। जहां लगातार बारिश हो वहां तो परिवर्तनशीलता होने की नहीं। जैसे मेघालय है ना, मेघालय है तो यहां तो क्या है, लगातार बारिश ज्यादा होती है। गारो खासी जयंती कहां है? मेघालय में। तो यहां तो परिवर्तनशीलता होने की नहीं, खत्म कर दीजिए। कर्नाटक, यहां भी बहुत सारी वर्षा होती है, सदाबहार वन पाए जाते हैं यहां पर भी, इसे भी काट दीजिए। केरल में तो मानसून आता ही है। क्या बच गया? राजस्थान। यहां पर वर्षा है तो बहुत ज्यादा होगी या क्या होगी? कम होगी, ठीक ना। तापमान में तो ज्यादा ही का ही है। दिन का तापमान देख लीजिए आप 48-49 डिग्री और रात का तापमान 10 डिग्री भी होता है, 15 डिग्री भी होता है, 18 भी होता है। क्योंकि रेत ठंडी भी और रेत गर्म भी ज्यादा जल्दी होती है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान। क्या इसका आंसर? राजस्थान। यहां वर्षा की परिवर्तनशीलता क्या सबसे ज्यादा होती है। बारिश का मौसम बन जाएगा। देखिए आपने लगान मूवी, बरसों रे मेघा, बरसों रे मेघा, है ना, जब आमिर खान और गाना गा रहे होते हैं सब लोग, तो वो जब गाना गा रहे थे ना ऋषि सिंह वगैरह, तो वो क्या होता है, सब बादल आते हैं, बरसों रे मेघा बरसों, पर बारिश नहीं होती। इतने घने बादल, बारिश नहीं हुई। तो ऐसी परिवर्तनशीलता कहां देखते हैं? राजस्थान में देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, मेघालय में आपको बताइए, मेघालय में क्या है? गारो खासी जयंती सबसे ज्यादा वर्षा ये तो होती है। खासी पहाड़ों पर स्थित मौसिनराम में वर्षा सबसे ज्यादा होती है। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि संविधान में 42वें से भी दे रखता हूं 42वां संशोधन पारित किए जाने के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? 42वें संशोधन को आपको जानते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको लघु संविधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु संविधान बोलते हैं 42वें संविधान संशोधन को, क्योंकि इस संविधान संशोधन से बहुत सारे अनुच्छेदों में और बहुत सारे भाग में परिवर्तन किया गया। लघु संविधान बोलते हैं इसको, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं 42वें संविधान को। कब किया गया था? 1976 में। 1976 में प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। राष्ट्रपति पूछ रहा कौन थे? तो राष्ट्रपति थे बच्चों फखरुद्दीन अली अहमद। भारत के कौन से मुस्लिम राष्ट्रपति थे?
पहले, दूसरे, तीसरे। पहले थे जाकिर हुसैन, दूसरे थे हिदायतुल्ला जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, वही भारत के फिर बाद में राष्ट्रपति बनते एक बार वीवी गिरी के समय। तीसरे थे फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, ये तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हैं भारत के, फखरुद्दीन अली अहमद। इमरजेंसी के समय जब राष्ट्रीय आपात लगा था तब भी भारत के राष्ट्रपति यही थे, फखरुद्दीन अली अहमद। इन्हीं के समय 42वां संशोधन किया गया था, फखरुद्दीन अली अहमद के समय। ज्ञान जल सिंह कब रही? ये रही राजीव गांधी के काल में। इन्होंने ही पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। किस वीटो का? पॉकेट वीटो, ठीक है ना। जानते हो पॉकेट वीटो क्या होती है? जानते हैं पॉकेट वीटो? पॉकेट वीटो, राष्ट्रपति को 3 तरह की वीटो का अधिकार, हालांकि संविधान में कहीं भी वीटो शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे अनुच्छेदों को पढ़ने के बाद यह लगता है कि राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो का अधिकार है। अनुच्छेद 111 यह कहता है कि जब संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है तो प्रेसिडेंट के पास 3 विकल्प होते हैं। ये 3 विकल्प ही उसकी वीटो पावर है। 3 विकल्प ही उसको क्या है? वीटो पावर है। पहला विकल्प क्या है? ठीक, पहला विकल्प यह है कि वो राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे दे। चलिए, ये कहां पर कोई वीटो नहीं हुई। वीटो मतलब होता है किसी काम, वीटो मतलब क्या होता है? किसी काम को रोकना। वीटो मतलब किसी काम को रोक देना, रोकना, उस पर रोक लगा देना, तो बोलते हैं वीटो। जब अनुमति दे दी तो विधेयक कानून बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा मतलब यह है कि राष्ट्रपति चाहे तो पुनर्विचार के लिए उस सदन को जिससे उसके पास आया है वापस भेज सकता है। पुनर्विचार बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? पुनर्विचार। एक इसको ये वीटो है। ये कौन सी पावर होगी? ये वीटो पावर कहा। वीटो पावर, इसका उल्लेख नहीं वीटो पावर, पर यह क्या कहा गया है अनुच्छेद 74 में, जहां मंत्रिपरिषद का उल्लेख हुआ है कि अगर मंत्रिपरिषद की सलाह को चाहे तो राष्ट्रपति एक बार वापस भेज सकता है। अगर दोबारा भेज दी राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बच्चों बाध्य होता है। राष्ट्रपति का अनुमति देने के लिए बाध्य, याद रखिए बात। तीसरा विकल्प क्या है? तीसरा विकल्प है उस पर कोई अनुमति ना दे, कोई फैसला ना दे, अपने मेज पर पड़े रहने दे, अपनी जेब में डाल ले, ऐसा कैसे, लो भाई मेरी जेब में पड़ा हुआ है। उसे बोलते हैं पॉकेट वीटो। क्या बोलते हैं? पॉकेट, जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। ऐसी किसी वीटो का उल्लेख संविधान में नहीं है, पर इसको पॉकेट वीटो कहते हैं। इसका उपयोग ज्ञानी जैल सिंह ने सबसे पहले किया था डाक विधेयक के रूप में। किसमें? डाक विधेयक, डाक संशोधन विधेयक था एक, डाक संशोधन विधेयक। ये जब राष्ट्रपति के पास गया अनुमति के लिए तो राष्ट्रपति ने, क्योंकि राष्ट्रपति सहमत नहीं थे इस संशोधन से, तो उन्होंने अपने पास रख लिया, कोई अनुमति नहीं दी। राष्ट्रपति 2 चीजों को अपने पास नहीं रख सकते, नहीं पुनर्विचार के लिए भेज सकते, एक धन विधेयक और दूसरा संविधान संशोधन विधेयक। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक ऐसे विधेयक हैं जिन्हें राष्ट्रपति वापस नहीं भेज सकते, ना उस पर अपनी अनुमति रोक सकते। तीसरी वीटो पावर के बारे में बच्चों बोलते हैं कि तीसरी वीटो पावर कौन सी है? तीसरी बोलते हैं अंत्यांतिक वीटो। अंत्यांतिक वीटो। हालांकि यह वीटो बच्चों उल्लेख संविधान में हुआ नहीं है इसका, पर अंत्यांतिक वीटो के बारे में बताया जाता है कि क्या है ये। देखो क्या है अंत्यांतिक वीटो? जब कोई नई मंत्री परिषद या कह लो नई सरकार, पिछली सरकार के द्वारा पारित किसी कानून पर जो कि अभी राष्ट्रपति के पास लंबित है, उस पर अनुमति नहीं मिली है, और अगर नई सरकार, नई लोकसभा या नई मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उस कानून को समाप्त करने के लिए कहती है, तो राष्ट्रपति को वह सलाह माननी पड़ेगी। राष्ट्रपति उस सलाह के तहत उस कानून को अनुमति नहीं देगा। उससे बोलते हैं एब्सोल्यूट अंत्यांतिक वीटो। कैसे? उदाहरण समझ लीजिए। अभी सरकार बीजेपी की है, बीजेपी ने सपोज करो कि कानून बनाया अग्निवीरों का कि हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे। यह कानून बनाकर सरकार ने अधिनियम बनाकर रख दिया, अनुमति के पास, राष्ट्रपति के पास है, अनुमति नहीं मिली, सरकार गिर गई। कल बीजेपी की नई सरकार बनी,
राहुल गांधी नेतृत्व में कांग्रेस की। तो जैसी सरकार बनी तो राहुल गांधी जी कहेंगे भाई राष्ट्रपति महोदय आप इस पर अनुमति मत दो, तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति रोक लेगा, उस कानून पर कोई अनुमति नहीं देगा। इसी को बोलते हैं अंत्यांतिक वीटो। अंत्यांतिक वीटो समझ गए होंगे। चलिए खैर इतना ही बहुत, देखो इन चीजों में तो इतना ही होता है प्रैक्टिस सेट में, बहुत ज्यादा नहीं हम बता सकते कि प्रैक्टिस सेट में कितना क्या किया जाए। ठीक ना, बाकी तो संविधान की मैं लगातार क्लास डाल रहा हूं, उसमें आप चीजों को देख सकते हैं कैसे क्या होता है। चलिए, हिमालय पर्वत श्रेणी में से जो सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है बच्चों, लगाइए अनुमान, कौन सा नहीं है पर्वत श्रेणी में स्थित, हिमालय की पर्वत श्रेणी में कौन सम्मिलित नहीं है। यूपीपीसीएस मेंस में आया 2004 में। देखिए हिमालय की आपको पता है कि 3 पर्वत श्रेणी है ऐसे करके, ये 3 पर्वत श्रेणी। इधर से हिमालय की चौड़ाई क्या है, ज्यादा है, इधर क्या पूर्व हिमालय पतला है। बृहद हिमालय, मिडिल हिमालय यानी मध्य हिमालय, लघु हिमालय बोलते हैं, फिर शिवालिक बाह्य हिमालय बोलते हैं। इधर ट्रांस हिमालय, यहां कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है, ट्रांस हिमालय तिब्बत के पठार का भाग है। इसका भाग है तिब्बत के पठार का भाग है। अब हमको यह देखना है इसमें बृहद हिमालय है, बिल्कुल है, सम्मिलित नहीं है ना, तो सम्मिलित है शिवालिक। यह है शिवालिक सबसे बाह्य चोटी, सबसे बाह्य श्रेणी, इसे बोलते हैं बाह्य हिमालय, इसे बोलते हैं लघु हिमालय या मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, इसको इसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय या वृहद हिमालय। काराकोरम श्रेणी ऊपर लद्दाख और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में है, इधर लद्दाख और जम्मू कश्मीर के इलाके में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में काराकोरम श्रेणी है। और बच्चों ये श्रेणी किसका भाग है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका भाग है, ट्रांस हिमालय का, ये ट्रांस हिमालय का भाग है काराकोरम, ना किसका भाग है। काराकोरम नाम से एक दर्रा भी है, सबसे ऊंचा दर्रा है यानी जी भारत का, और हिमालय पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है, जो श्रीनगर को तिब्बत से जोड़ता है यानी चीन से जोड़ता है। कौन सा, काराकोरम दर्रा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कलिम्पोंग को लहसा से जोड़ने वाला, लहसा क्या है बच्चों, लहसा तिब्बत की राजधानी है कि नहीं है, लहसा तिब्बत की राजधानी है। कलिम्पोंग सिक्किम में पड़ता है, कहां है, कलिम्पोंग सिक्किम में है। कलिम्पोंग को लहसा से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, दर्रा किसको बोलते हैं, दर्रा बच्चों संकरा रास्ता होता है, जैसे ये पहाड़ियां हैं आपकी, जो नहीं, जो दर्रा बना यहां जो बीच जो ये रास्ते होते हैं इसे बोलते हैं दर्रा। दो संकरी पहाड़ी के बीच की अनुप्रस्थ घाटी, दो संकरी पहाड़ियों के बीच की अनुप्रस्थ घाटी को दर्रा कहते हैं। ऐसे बहुत सारे दर्रे हिमालय पर्वत में स्थित हैं। जो हिंदुकुश पर्वत है अफगानिस्तान में, सुलेमान पर्वत है पाकिस्तान में, उन्हीं में बोलन दर्रे, गोलन दर्रे, बोलन गोलन और खैबर दर्रे स्थित हैं। इन्हीं दर्रों से होकर भारत पर विभिन्न विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया है। जो हिमालय में दर्रे हैं बच्चों, वो देखो बोमडिला दर्रा, जम्मू कश्मीर, ये बोमडिला दर्रा कहां है बताओगे आप, है बोमडिला, कमेंट्स करके बताइएगा। नाथुला कहां है ये भी बताइएगा, सिप किला कहां है ये भी बताइएगा। नाथुला सिक्किम में, थोड़ा इंपोर्टेंट बता देता हूं आपको, नाथुला दर्रा भी सिक्किम में, ले जेल्पा दर्रा भी सिक्किम में है। यही दर्रा है जो कलिम्पोंग को लहसा से जोड़ता है। जो लेपला दर्रा, जो लेप दो ला है ना, ला को ही दर्रा कहते हैं तिब्बती भाषा में। ला का अर्थ ही क्या होता है, ला का अर्थ ही क्या तिब्बत में, दर्रा। तो जो जेलेपला यानी जेलेप दर्रे का नाम है, जेलेप क्या है, दर्रा, इतना ही दर्रे का नाम है बस। ये ला से क्या बन गया, दर्रा बन गया। जेलेपला सिक्किम में, जो कलिम्पोंग को सिक्किम से जोड़ता है, क्या जोड़ता है, सिक्किम जोड़ता है। ठीक याद रहेगी, इस दर्रे से होकर भी पहले व्यापार होता था। सिक्किम, नाथुला दर्रा भी सिक्किम में है, ठीक ना, ये भी चुंबी घाटी से होकर जाता है, ये भी चुंबी घाटी को, और ऊपर जो लहसा में है ठीक ना दर्रा घाटी, उसे जोड़ता है। कौन दर्रा, जेलपला दर्रा। ठीक।
सह्याद्री निम्नलिखित में से किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है? सह्याद्री पर्वत किसको बोलते हैं? सह्याद्री पर्वत बच्चों पश्चिमी घाट को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री पर्वत बोलते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत को। पश्चिमी घाट पर्वत भ्रंशोत पर्वत है। कैसा पर्वत है? भ्रंशोत पर्वत है। चलो, ये चारों प्रकार के मैं आपको बता दूं। पर्वत पर्वत बच्चों कई प्रकार का होता है। पर्वत, पहाड़, पर्वत और पहाड़ी में क्या अंतर है? क्या तीनों एक ही हैं? नहीं बच्चों, तीनों एक नहीं है, तीनों अलग अलग हैं। कोई भी संकरा जिसका सिर संकरा हो, इनका सिर संकरा ना हो, तो ये तो पठार होता है। ये जिसका सिर क्या हो? संकरा हो, कोन के आकार का हो, ना नैरो हो, शिखर, वो आपका पर्वत होता है, पहाड़ी होता है। ऊंचाई 1000 मीटर से कम है तो पहाड़ी कहलाएगी। ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है तो बच्चों पर्वत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पर्वत या पहाड़ कहेंगे। जो ये क्या नाम, पठार किसको बोलते हैं? ऊंचाई पठार की 1000 मीटर से अधिक हो सकती है, लेकिन उसका शीर्ष संकरा नहीं होगा, उसका शीर्ष चपटा होगा। कैसा होगा? चपटा होगा, तस्त्रीनुमा होगा। पर अगर शीर्ष चपटा नहीं है, शिखर मतलब जो शिखर जो है वो नैरो है, संकीर्ण है, तो वो पर्वत पठार कहलाएगा। ऊंचाई 1000 मीटर तक की होती है। पहाड़ी में और पहाड़ी पर्वत में अंतर होता है। वलित पर्वत बच्चों वो होते हैं, इन्हें बोलते हैं फोल्डर माउंटेन। क्या बोलते हैं? फोल्डर माउंटेन। अधिकांश फोल्डर माउंटेन महाद्वीपों के जो आपकी टेक्टोनिक प्लेटें हैं, जहां दो प्लेट आपस में टकरा रही है, वहीं वलित पर्वत बन रहे हैं। जैसे हिमालय पर्वत कैसा है? वलित पर्वत है। सबसे नवीन वलित पर्वत जो है दुनिया का, वो हिमालय पर्वत है। और हिमालय पर्वत आज भी लगातार बन रहा है, आज भी निर्माण की प्रक्रिया से लगातार वो गुजर रहा है। जो हिमालय पर्वत है वो आज भी बन रहा है बच्चों। ठीक, हिमालय पर्वत। तो सबसे नवीन वलित पर्वत कौन सा है? आपका हिमालय पर्वत है। ये ऐसे होता है, ये फोल्डर माउंट होता है, ऐसे करके ये ऐसे बनते हैं, फोल्डर माउंटेन बोलते हैं इनको। ज्वालामुखी पर्वत वो होता है जब कोई ज्वालामुखी, समुद्र के अंदर से कोई ज्वालामुखी फटा और वो लावा ऊपर आने के बाद कुछ हिस्सा उसका ऊपर निकल गया और वही पानी में ठंडा हो गया, तो ज्वालामुखी द्वीप कहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी कुछ पर्वत भी बनते जो मैदानी भागों में आया, लावा इकट्ठा हो गया। ये ज्वालामुखी पर्वत बहुत ऊंचे नहीं होते। किलिमंजारो, किलिमंजारो कहां है? केन्या, अफ्रीका महाद्वीप, पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में केन्या में है किलिमंजारो। वो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। वो ज्वालामुखी भी है और क्या बच्चों? ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण भी है। अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत जैसे हमारा अरावली है, विंध्याचल है, ये कैसे पर्वत है? ये अवशिष्ट पर्वत है। ये अब अपने पर्वतों के रूप में नहीं रहे। अरावली पर्वत जो है, ध्यान बच्चों, अरावली पर्वत जो है, अरावली जो भारत में स्थित है, जो कि कश्मीर से, वो कश्मीर कह रहा, जो कि जामनगर गुजरात से लेकर और रायसेना हिल दिल्ली तक है। कौन सा? अरावली पर्वत। ये दुनिया का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत है। कौन सा? अरावली पर्वत। ये तब बन चुका था जब भारत कभी अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था, तब अरावली बन चुका था। सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत अरावली। अब कैसा बन गए? अवशिष्ट बन गया। अब ये नंगी पहाड़ियां हैं, यानी जिनके ऊपर हरियाली थी क्या होगी? वो समाप्त होगी। हरियाली समाप्त कैसे हुई? अब देखो, पर्वत है, पठार, जब वो गर्म होते हैं तो गर्म होने के बाद कुछ चीज फैलती है, फिर रात में सिकुड़ेगी, ठंडी होगी, तो जब वो फैलना, सिकुड़ना, फैलना, सिकुड़ना, जब ये क्रिया लाखों साल तक होती रहती है तो उनके कणों के बीच में गैप हो जाता है। और उस गैप में जब बारिश हुई तो पानी भर गया, मिट्टी थी वो मिट्टी घुलकर नीचे चली गई, तो उसमें गैप हो गया। और धीरे पहाड़ कहते वो छोटे होते चले गए, नीचे चले गए। जब वो पहाड़ नीचे हो गए तो मानसून ऊपर से ऐसे निकल गया, तो मानसून टकरा ही नहीं पाया पहाड़ों से, तो पर्वतीय वर्षा हो नहीं पाई है। तो इसलिए मानसून राजस्थान में अरावली के ऊपर से पैरेलल होकर ऐसे चला आता है। ठीक, तो ये बच्चों कैसे बचा है? आपसे अवशिष्ट बचा है। अवशिष्ट मतलब जो है अवशेष बचा होना, अवशिष्ट बचा हुआ है। भ्रंशोत पर्वत जो बच्चों भ्रंश से बनता है, भ्रंशोत, भ्रंश प्लस उत बोलते हैं इसको, है ना भाई? ये तो दो शब्द से बना हुआ है भ्रंशोत। भ्रंश प्लस ओ है ना, ओ का बात है, जब ओ बनता है तो उत से बना है, यानी भ्रंश बनना। भ्रंश कैसा बनना? जब भारत अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ, तो जैसे अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ तो वैसे ही एक हिस्सा भारत का ऐसे ऊपर उठ गया, तो वो ऊपर उठे क्या बना? हमारा पश्चिमी घाट पर्वत बना। घाट क्यों बोलते हैं इसको?
क्योंकि खड़े कगार की तरह ऐसे, जैसे आपका भारत है ना, ये कुछ ऐसे। ये पश्चिमी घाट है, यहां पर क्या है, पश्चिमी घाट। तो ये खड़े कगार की तरह है। यहां पर कैसे, बिल्कुल खड़ा कगार है। खड़ा कगार कैसे है, ये खड़ा कगार मतलब ऐसे, जैसे ये आपका समुद्र हो गया, यहां पे बिल्कुल ऐसे है। समुद्र से इसकी दूरी केवल 50-60 फुट मीटर की दूरी है, बस 50-60 मीटर की दूरी है। तो ये दूरी क्या है, कम है, ऐसे खड़े कगार की तरह है। तो बोलते हैं पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत में जो वन है ना बच्चों, उन वनों को 16 वन कहते हैं। क्या कहते हैं, 16 वन। किन वनों को, जो पश्चिमी घाट के वन है उन्हें बच्चों 16 वन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है, क्या होती है शीतकालीन पवनों की दिशा बच्चों, शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है। भारत में शीतकाल में पवन कैसे चलती है, सीडीएस में क्वेश्चन आया है 99 में। शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है, कैसे चलती है पवनें, उत्तर दक्षिण की ओर, या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। देखो मैं आपको बताऊं बच्चों, पवन के चलने की एक दिशा होती है। क्या होती है, पवन के चलने की एक दिशा होती है। पवन चलती है हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवन चलती है। और उत्तरी गोलार्ध में पवन जो अपने दाईं ओर घूमती है, और दक्षिणी गोलार्ध से पवन अपने बाईं ओर घूमती है। तो पवन कभी भी सीधी नहीं चलती, वो हमेशा घूम के चलेगी, कर्व करके चलेगी। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि शीतकाल में पवनों की दिशा क्या होती है। शीतकाल में बच्चों ध्यान रखना, भारतीय मानसून को दो भागों में बांटते हैं। एक तो अब गर्मी का मानसून, इसे बोलते हैं कौन सा मानसून, ग्रीष्मकालीन मानसून। ये पश्चिमी मानसून भी कहलाता है। इसमें जो पवनों की दिशा होती है बच्चों, जैसे मैंने आपको ये बताया, ये देखिए आप, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम है। पवन चलती है ऐसे ऐसे करके, ऐसे चलेगी पवन, ऐसे चलेगी इस समय ना, जैसे आपका ये भारत है, ये आपका भारत है, लगा ना भारत जैसा, यस ये भारत है। अब ऐसे आएगा मानसून, ऐसे, तो कैसी दिशा होगी बच्चों, दिशा कैसी होगी, ये दिशा ऐसी होगी, कैसी, दक्षिण पश्चिम। तो जो ग्रीष्मकालीन मानसून है वो दक्षिणी पश्चिम मानसून है। कौन सा है, दक्षिण पश्चिम। पवन जिस ओर से आती है उसका नाम उधर से पड़ता है। पवन चल रही ऐसे पश्चिम से तो बोलेंगे पछुआ पवने, पवन चल रही पूर्व से तो बोलेंगे पूर्वा पवने, पवन चल रही उत्तर से तो बोलेंगे उत्तरा चल रही, चलिए दक्षिण से तो क्या बोलेंगे, दक्षिण। जिस तरफ जाती है उस तरफ का नाम होता है, जिधर से आती है वो नाम होता है, ठीक है ना। चलिए समझ गए होंगे। तो पवन चल रही है ऐसे दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो ऐसे तो दक्षिण मानसून, ऐसे तो मानसून आएगा भारत में, ऐसे आएगा और वर्षा करता रहेगा, ऐसे जाता रहेगा आगे की ओर, है ना। तो ये दक्षिणी पश्चिम मानसून हो गया जो गर्मी में आता है। तो ये अगर ये पूछे कि भारत में ग्रीष्मकाल में पवनों की दिशा क्या होती है, तो ग्रीष्मकाल में पवन होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से, देखो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ये ना, ये जो लिखा हुआ है ये बच्चों ग्रीष्मकाल का है। ये किसकी पवन है, ये ग्रीष्मकाल की पवन है, ये ग्रीष्मकाल की पवन है। अब देखते हैं शीतकाल में कैसे चलेगी। देखिए शीतकाल में क्या होगा, शीतकाल देखो आपका भारतीय है, ऐसे करके आपका भारतीय है, लग रहा है जैसे भारत से बनाओ बिल्कुल। तो आपका भारतीय है, ये देखिए आप, तो ऐसे तो दक्षिण पश्चिम आई। शीतकाल में क्या होता है, शीतकाल में जो स्थल भाग है वो जल्दी ठंडा होता है, समुद्र देर से ठंडा होता है। तो पवन चलती है स्थल से कैसे, समुद्र की ओर, स्थल से समुद्र की ओर चलेगी। तो जब पवन स्थल समुद्र की ओर चलेगी तो पवन चलेगी ऐसे ऐसे करके, और यहां से चलेगी ऐसे।
तो जब पवन की गति ऐसे होगी, ऐसे गति, तो ये उत्तर है, ये पूरब है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। तो चल रही ऐसे पवन, कौन सी गति हुई? उत्तर पूरब से कौन सा? दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम, इसे बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, इसे बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। बंगाली खाड़ी से उठती है पवने, ऐसे चलती है पवने ऐसे करके, और यही इसे बोलते हैं शीतकालीन मानसून। ये बंगाली खाड़ी है, यहां से ऐसे पवने आएगी और कोरोमंडल पर नवंबर दिसंबर में बहुत बड़ी मात्रा में बारिश करती है, ठीक ना। आपसे पूछा भी गया कई बार क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा शहर है जो ग्रीष्मकालीन मानसून से बिल्कुल वर्षा प्राप्त नहीं करता और शीतकालीन मानसून से वहां पर बाढ़ की स्थिति बन जाती है। मद्रास यानी चेन्नई और पांडिचेरी वो शहर है बच्चों जो शीतकाल में वर्षा बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त करता है और ग्रीष्मकाल में सबसे कम मात्रा प्राप्त करता है। कारण क्या है? ग्रीष्मकाल में पवनें चलती हैं ऐसे, तो यहां तो वर्षा कर देंगे खूब, इधर तक आते आते खाली हो जाती हैं। शीतकाल में क्या होगा? इधर से पवनें चलेंगे बंगाली खाड़ी से और यहां वर्षा कर देंगे। तो कैसी दिशा? देखो, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। कब? शीतकाल में। और ग्रीष्मकाल में ऐसे। ठीक है, चलिए। कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया? कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया बच्चों? ये क्वेश्चन गलत है। देखो इसमें ना, जहां पर ये 8 लिखा हुआ है इसको हटा दो आप। हेलो हेलो, हाँ जी, कहां से? अच्छा डॉक्टर साहब, नहीं है, शाम को आएंगे, वो 6 बजे आएंगे, वो 5:30। हाँ, असल में उन्होंने मना कर दिया कि हम तो 6 बजे जाओगे, अब हम गर्मी हो रही बहुत। मका आप उठ के होंगे आप फिर। हाँ तो अभी, हाँ हाँ, उन्हें फिर मना कर दिया फिर मेहमान ने। हाँ थोड़ी देर में आ रही है अभी, बस जब आप दोबारा आओगे ना तब आ जाएंगे। आ लिया आप? ठीक है जी, फिर तो ठीक है, आते हैं। ठीक ठीक, ठीक है जी, ठीक है। कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है? ये 9 है बच्चों, यहां 9 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? 9। ये क्वेश्चन गलत लिखा उन्होंने, 9 लिखा है। कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है? कोपेन ने पहले 5 में बांटा था। कितने में? 5 में। फिर इसका उप विभाजन किया 9 प्रदेशों। कितने में किया? 9 में किया। तो आप 9 ही जानिए। कोपेन ने 1918 में, 1918 में, ये जान लीजिए आप, कोपेन ने 1918 में क्या किया था? एक तो औसत वार्षिक वर्षा और औसत मानसिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा और औसत मानसिक वर्षा, औसत और मासिक तापमान और वनस्पति, इन 3 के आधार पर भारतीय जलवायु को 1918 में 5 में बांटा और 36 के बाद फिर उसने 9 विभाजन कर दिए थे। ए बी सी डी ई करके अलग उन्होंने बांटी हुई है। तो कोपेन का जो विभाजन है बहुत विस्तृत विभाजन है, यहां उसकी आवश्यकता बताने की नहीं है। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे डिटेल में तब उसके बारे में बताया जाएगा कि कोपेन ने क्यों बांटा, कैसे बांटा, किस तरीके से बांटा है। आप इसी भी याद रखिए, वर्षा, तापमान और वनस्पति के आधार पर कोपेन ने हमारे प्रदेशों को 9 में बांटा हुआ है। पहले 5 में, अब कितने में? 9 में बांटा हुआ है, ठीक ना। अब उसको 9 प्रदेश माना जाता है। चलिए, भारतीय नौसेना की सेवा में तैनात विमान वाहक पोत। देखिए अब दिमाग कहां से निकल गया? अब दिमाग हमारा निकल गया ज्योग्राफी से। यही तो पढ़ने का मजा आता है। ज्योग्राफी पढ़ो ना तो ज्योग्राफी में दिमाग रखो, लेकिन पेपर अब इस तरह का नहीं आता। मैं बताऊं आपको, 5-7 साल पहले जो पेपर आते थे उसमें ना कैसे होते थे कि अगर इतिहास क्वेश्चन है तो 5-6 क्वेश्चन इतिहास के रहेंगे। अगर पॉलिटी है, संविधान है, तो 5-6 क्वेश्चन संविधान के रहेंगे। साइंस है तो 5-6 साइंस के रहेंगे। पर अब बदल दिया इन्होंने, अब चीजें बदल दी हैं। कैसे? अब एक हिस्ट्री का, एक ज्योग्राफी का
एक पॉलिटी, 2 करंट अफेयर, एक स्टैटिक जीके, एक साइंस। अब जाके हिस्ट्री का नंबर आएगा, ताकि बार बार बच्चों को दिमाग इधर से उधर खपाने का अवसर मिले और वो गलती करे, इरिटेट हो वो बार बार, उसका दिमाग एकदम से सेट ना हो पाए, क्षमताएं देखने का प्रयास करते हैं। अब इसमें ना, जब दिमाग आपका ज्योग्राफी में था तो हम पता लगा ज्योग्राफी में ये है वो है, वर्षा पढ़ रहे, तापमान पढ़ रहे, पवने पढ़ रहे। अब क्या क्या अचानक भारतीय नौसेना की सेवा में तैनात विमान वाहक कौन? आईएनएस विक्रमादित्य। आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रमादित्य निम्नलिखित में से किस देश से खरीदा गया? ये बच्चों किससे खरीदा गया था? रूस से खरीदा गया था। रूस से। कहां से? रूस से, 2014 में। ये स्टडी जीके है। 2014 में किसे लिया था? रूस से लिया, आईएनएस विक्रमादित्य। अब इंपोर्टेंट ये है, अब जब ये रूस में था तब इसका नाम क्या? विक्रमादित्य था क्या? विक्रमादित्य नाम के तो भारत में राजा हुए हैं बहुत सारे, 14 राजा इसी नाम से हुए हैं। अंतिम जो विक्रमादित्य था वो हेमू था। हेमू ना, जिसने पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, उस युद्ध में हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि थी और वो अंतिम व्यक्ति था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। 14वां व्यक्ति था वो। यार इसका नाम था बच्चों बाकू। बाकू। और एक नाम और था बाकू के अलावा, एडमिरल गोर्स्को। एडमिरल गोर्स्को। एडमिरल गोर्स्को, ये आईएनएस विक्रमादित्य का रूसी नौसेना में नाम था। आईएनएस बाकू और एडमिरल गोर्स्को, किसका? विक्रमादित्य। हमने विक्रमादित्य के नाम से 2014 में शामिल किया और लगभग 14,000 करोड़ में लिए है ये। ऐसा नहीं है, 14,000 करोड़ में आईएनएस विक्रमादित्य खरीदा गया। इनका इसने बाकू के नाम से और किस नाम से? गोर्स्को के नाम से रूस में बहुत लंबे समय तक सेवा दी। उससे फिर हमने सेकेंड हैंड खरीद लिया, है ना। यही हमारी औकात है। नया कैसे बनाएंगे, कहां से लाएंगे पैसा? अब पेंशन बचाएंगे ना अग्निवीर बना के। अग्निवीर बनेगी तो पेंशन बचेगी, तो अब अपना खुद का खरीद करेंगे, मतलब खुद का बनाएंगे। नहीं नहीं, अब क्यों हम ले रहे हैं उधार? देखिए किस हमने उधार लिया? रूस से उधार लिया। उसमें सेना सेवा करी पहले बाकू के नाम से, किस नाम से? एडमिरल गोर्स्को के नाम से सेवा दी। अब हमारे यहां सेवा दे रहा है विक्रमादित्य के नाम से। यह है तो आईएनएस, इंडियन नेवल सिस्टम बोलते हैं इसको। आईएनएस इंडियन नेवी सिस्टम या इंडियन नेवल सिस्टम बोलते हैं। कौन सा स्तन प्राणी, स्तनधारी प्राणी या स्तन प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? किस रूप में? उड़न लोमड़ी, उड़ने वाली लोमड़ी। अब जाहिर सी बात है, उड़न लोमड़ी होगी तो लोमड़ी तो उड़ती नहीं होगी, है ना। तो इसमें उड़ने वाली गिलहरी, डार्विन लोमड़ी, सफेद लोमड़ी, चमगादड़। बच्चों चमगादड़ होता है, क्या होता है? चमगादड़। इसका जो मुख होता है, जिसका मुंह होता है, इसका मुख होता है, वो बिल्कुल लोमड़ी के जैसा होता है। कई बार तो लगता है जैसे छोटे को ना कुत्ते का कोई छोटा बच्चा हो, स्वान हो, कोई कुत्ता छोटा बच्चा हो, उसका मुंह लगा दिया हमने चमगादड़ के आगे, तो उसको उड़ने वाली लोमड़ी कहते हैं। फ्लाइंग फॉक्स, फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं। फ्लाइंग फॉक्स मतलब, फ्लाइंग फॉक्स क्या होगी? उड़ने वाली लोमड़ी। तो एक प्रकार कौन है? वो चमगादड़ है, जिसका मुंह लोमड़ी के जैसा होता है, यानी कुत्ते के बच्चे जैसे भी लगता है दूर से देखने में, और लगता है कैसा? हो लोमड़ी जैसे लगता है। तो किसे बोलते हैं? चमगादड़ को बोलते हैं उड़न लोमड़ी, फ्लाइंग फॉक्स। कॉफी का मूल स्थान किस देश में है? कॉफी कहां से आई दुनिया में, और चाय कहां से आई? कॉफी आई इथोपिया से। कहां से आई? इथोपिया से। कहां पड़ता है इथोपिया? अफ्रीका महाद्वीप में इथोपिया देश है, वहां से कॉफी आई, वहां इसका मूल है। लेकिन वर्तमान में जो कॉफी का स्थान है, मूल स्थान, वो कौन सा है बच्चों? कॉफी का मूल स्थान, मतलब मूल स्थान तो इथोपिया है। जो कॉफी के लिए फेमस है वो ब्राजील है, कहवा कंट्री बोलते हैं उसको। सेंटियागो वहां का एक बंदरगाह है, जो कॉफी बंदरगाह बोलते हैं। इसमें सबसे ज्यादा कॉफी ब्राजील में होती है। पर कहां के जन्मस्थली है? इथोपिया। भारत में 1852 में, ये इंपोर्टेंट है, कर्नाटक के चिकमंगलुरु, मंगलुरु 1852 में कर्नाटक के चिंगमंगलुरु में
सबसे पहले कॉफी के बागान लगे थे चिकमंगलुरु में। किसके बागान? कॉफी के। और आज ये भारत की लगभग 70% से अधिक कॉफी जो पैदा करता है वो कर्नाटक पैदा करता है। यही इसका सबसे पहले बाग लगाया गया था। चाय के जो बाग हैं, जो चीन से आई है चाय, वो चाय के बाग असम में दार्जिलिंग घाटी में लगाए गए थे, ठीक ना। आप तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है, उसमें पश्चिम बंगाल नहीं था, तो जो असम घाटी है ना पूरी, उसी में चाय के बागान लगाए गए थे। चिकमंगलुरु है जहां कॉफी का बाग लगाया गया था 1852 में। कहां पर? कर्नाटक। चलिए, जन्म स्थान कौन सा है? इथोपिया। पंचायत राज प्रणाली में कितनी श्रेणी संरचना है? 3, 5, 6, 4। जानते सभी लोग, बहुत हलवा क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है। पंचायती राज प्रणाली बच्चों 3 स्तरीय है। कितने स्तरीय? 3। जानते एक जिला पंचायत है, कौन सी? जिला पंचायत। दूसरी कौन सी है? मध्यवर्ती पंचायत। मध्यवर्ती पंचायत के अलग अलग नाम है बच्चों। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में बोलते हैं क्षेत्र पंचायत। क्या बोलते हैं? क्षेत्र पंचायत बोलते हैं। अरे क्या बच्चों? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, इसके लिए मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, ठीक ना। चलिए, खैर 3 स्तरीय जिला पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत के अलग अलग नाम है, हमारा क्षेत्र पंचायत नाम है। ये क्या है? ग्राम पंचायत। ये पंचायत का त्रिस्तरीय, जो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में जब अपनी रिपोर्ट पेश करी थी तब दिया था। 1959 से भारत में यह व्यवस्था लागू हुई। अशोक मेहता समिति 1977 में बनी, उसने 2 स्तरीय कहा था। उसने कहा कि जो बीच के समाप्त कर दो और कुछ गांवों को मिलाकर मंडल पंचायत बना दो और 2 स्तर रखो बस। लेकिन अशोक मेहता की समिति को माना नहीं गया। फिर बनी वीके राव समिति। वीके राव समिति 1985 में। वीके राव समिति राजीव गांधी ने बनाई थी, पर उस समिति की भी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया। फिर 86 में बनी एलएम सिंघवी समिति। एलएम सिंघवी 86। एलएम सिंघवी समिति ने सबसे पहले कहा अब पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, तब उनको दिया गया संवैधानिक दर्जा 73 संशोधन से। एक बनी, उसके बाद फिर थुंगन समिति। थुंगन समिति 1988 की है। सबसे लास्ट की समिति पीके थुंगन समिति है। पीके थुंगन समिति और लक्ष्मी मल समिति, वो एलएम लक्ष्मी समिति, एलएम वो लक्ष्मी नहीं, एलएम सिंघवी समिति, लक्ष्मी सिंघवी बोलते हैं उनको। तो एलएम सिंघवी समिति और पीके थुंगन समिति, इन दोनों समितियों की सिफारिश के आधार पर ही राजीव गांधी सरकार ने 64वां संविधान संशोधन पेश किया था 1989 में, 1889 में, जो पास नहीं हो सका। फिर यही संशोधन 1992 में 73वें संशोधन के रूप में पास हुआ। कब? 1992 में। लागू 1993 में हुआ था। लागू कब हुआ था? 1993 में लागू हुआ था। अधिनियम कब का? 1992 का। लागू 1993। कौन सा? 73वां। और इसी को बोलते हैं भारत में पंचायती राज संस्था और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। सत्ता ऊपर से क्या आ गई? वो नीचे आ गई, जमीन पर आ गई सत्ता। तो त्रिस्तरीय पंचायत ये है संस्था। आंसर 2017 में निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया? कौन सा बच्चों? समानता का अधिकार तो मूल संविधान में दिया गया है। संपत्ति का अधिकार भी मूल संविधान में था, पर बाद में समाप्त कर दिया गया। मताधिकार अनुच्छेद किसमें? मताधिकार पता आपको? 326 में है। यह मौलिक अधिकार नहीं है, ये राजनीतिक अधिकार है। ये राजनीतिक अधिकार है। सरकार साधारण कानून बनाकर, साधारण विधि बनाकर मतदान का अधिकार छीन सकती है, पर मौलिक अधिकारों को साधारण विधि बनाकर छीना नहीं जा सकता, किसी भी रूप में नहीं छीन सकते। पहली बात तो यह 2017 की बात कर रहे हैं। निजता का अधिकार कौन सा? राइट टू प्राइवेसी। अनुच्छेद 21 में, किसमें? अनुच्छेद 21 में राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन संसद ने विधि नहीं बनाई अभी तक, इसलिए मौलिक अधिकार जो निजता का अधिकार है, यह अधिकार मौलिक अधिकार तो है, लेकिन इसको विधि बनाकर, अधिनियम बनाकर शिक्षा के मौलिक अधिकार की तरह अलग से शामिल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते समय बहुत सारे अधिकारों को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा है। 2017 में निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी का अधिकार
अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना है। और 17 में ध्यान रखना बच्चों, पैसिव यूथेनेसिया, पैसिव यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु, इसे बोलते हैं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, निष्क्रिय पैसिव, ये तो मैं पैसिव यूथेनेसिया, यूथेनेसिया बोलते हैं निष्क्रिय, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मौलिक अधिकार तो नहीं माना, लेकिन मौलिक अधिकार जैसा ही माना है सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया को। भारत में इसकी अनुमति नहीं दी है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतना असहाय हो, अब जीवन जीने की कोई उसकी आशा ना हो, खत्म हो गया सब कुछ, इतना बीमार हो, घर वाले परेशान हो, डॉक्टर ने सभी उम्मीद छोड़ दी हो, पर अभी उसकी सांस कहीं अटकी हुई है, तो उसकी लाइफ सपोर्ट प्रणाली हटा दो। अब जब तक वो जीवित रहे तो जीवित बना रहेगा। अमेरिका के कुछ राज्यों में एक्टिव यूथेनेसिया है, सक्रिय यूथेनेसिया इच्छा मृत्यु, वहां पर इंजेक्शन लगाकर बीमार व्यक्ति को मार दिया जाता है। हमारे यहां ऐसा नहीं, क्योंकि हम अपने मौलिक अधिकार त्याग नहीं सकते। अमेरिका में व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार त्याग सकता है, हम त्याग नहीं सकते, ठीक ना। तो ये है सब किसमें, अनुच्छेद 21 में शामिल है। 17 में ये भी शामिल किया गया था और ये भी शामिल किया गया था, राइट टू, ये यूथेनेसिया और निजता का अधिकार 2017 की बात है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा देश जैव विविधता में समृद्ध है। तो बच्चों, जैव विविधता सबसे अधिक तो वैसे देखा जाए तो अमेजन बेसिन में है। किसमें, अमेजन बेसिन। बेसिन मतलब, बेसिन बोले तो अमेजन बेसिन मतलब जो अमेजन नदी है, जो उसकी घाटी है, वहां पर सर्वाधिक जैव विविधता है। जैव विविधता होती क्या है, देखो किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में, एक विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाले सभी पेड़ पौधे, वनस्पति और जीव जंतुओं की, चाहे वो जंगली हो या पालतू हो, सभी के सम्मिलित रूप की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, जैव विविधता में जंगली और पालतू दोनों शामिल हैं, पौधे, पशु और जीव जंतु सभी शामिल हैं। पौधे भी और जंतु भी है, पौधे भी और जंतु भी, और क्या, पालतू और जंगलू भी, सबको मिला के क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। इन देशों में कहां है, इन देशों में तो ना मोरक्को में है। किसमें, मोरक्को में, इन देशों में, इन चारों देशों में। वैसे ब्राजील में मिलेगी, कहां मिलेगी, ब्राजील के अमेजन बेसिन में, फिर कांगो बेसिन में, पर इसमें कौन सा है वो, इसमें मोरक्को में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। दुनिया में जहां जैव विविधता सर्वाधिक होती है उन्हें बोलते हैं बच्चों हॉट स्पॉट। पता होगा आपको क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट बोलते हैं उनको। ऐसे कितने हॉटस्पॉट दुनिया में, 36 हॉट स्पॉट दुनिया में हैं, 36 हॉट स्पॉट दुनिया में, जिनमें से 2 तो पूर्णतः भारत में है और प्लस 2 आंशिक रूप से भारत में है। तो कुल कितने, 4 हॉटस्पॉट भारत में है 36 में से। सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट है ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में। सबसे जैव विविधता कहां, मतलब अगर देखा जाए पूरे महाद्वीप का तो जैव विविधता आपकी, जबकि 2/3 भाग क्या है उसका, रेगिस्तान है, फिर भी जैव विविधता बहुत है ना। तो भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं जहां पर जैव विविधता बहुत अधिक होती है, वो 4 है बच्चों। कितने, 4 हॉटस्पॉट हैं। हेलो, नमस्ते, हाँ अंकुर, हाँ पहचान लिया, हाँ वहीं बैठे, डॉक्टर साहब के यहीं हो, अच्छा आ रहा 5 मिनट में। कहां पर है बच्चों, मोरक्को में। कहां पर, मोरक्को में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। याद रहेगी बात। चलिए, इसके अनुसार वैसे तो ब्राजील में भी, उसमें क्या नाम, ऑस्ट्रेलिया में 4 हॉटस्पॉट भारत में है,
कौन कौन से हॉटस्पॉट भारत में? एक तो पश्चिमी घाट है, कौन सा है? पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट है। एक पूर्वी हिमालय, कौन सा? पूर्वी हिमालय यानी असम हिमालय। ये दोनों बड़े हॉटस्पॉट भारत में। एक भारत में श्रीलंका के साथ मिला हुआ है और एक बर्मा के साथ मिला हुआ है। तो दो वो भारत में, उनका अधिकांश भाग श्रीलंका और बर्मा में, कुछ भाग भारत में भी है, पर ये दोनों कहां से? ये दोनों पूर्णतः भारत में। तो एग्जाम में कैसा आएगा? अगर एग्जाम पूछते कि कुल भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं, तो आप 4 लगाइएगा। कितने? 4। पूर्णतः भारत में कितने? 2 पूर्णतः भारत में, पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी हिमालय, है ना? अब यहां पूर्वी घाट पर्वत नहीं, पूर्वी हिमालय। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? अब संविधान आ गया। अब क्या आ गया? संविधान आ गया। देखिए, यही तो सटीक जीके की विशेषता होती है, दिमाग को घुमाता है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना कौन करेगा? अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को नहीं भाई, कैसे? चुनाव आयोग को तो है, लेकिन राष्ट्रपति को अधिकार है। चुनाव आयोग राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, चुनाव आयोग ही जारी करेगा। राज्य में करेगा तो राज्यपाल के उससे करेगा, और लोकसभा चुनाव करेगा तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ध्यान रखिएगा, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है अधिसूचना जारी। कौन? राष्ट्रपति। तिथि घोषणा कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। जब चुनाव किसके होंगे? विधानसभा के तो राज्यपाल करेगा, लोकसभा में तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अधिसूचना जारी। सोम ऋग्वैदिक युग, सोम देवता के बारे में पूछा। किसके बारे में? सोम देवता के बारे में। सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता किसके देवता थे? युद्ध के देवता तो इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे। ये अग्नि थी, अग्नि देवता खुद ही थे। आंतफान के देवता मरुत थे। मरुत कौन थे? मरुत। सोम बच्चों वनस्पति के देवता। किसके? वनस्पति के। ऋग्वैदिक और वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये 2 वैदिक काल को हम बांटते हैं, एक वैदिक काल और एक वैदिक काल। सोम जो थे वो वनस्पति के देव, बोलते ना सोम रस। तो सोम रस मतलब क्या? वनस्पति का रस, पौधों का रस। होते हैं लोग शराब पीते हैं तो शराब क्या बोलते हैं? अग शराब थोड़ी पी, जौ का तो रस पिया है। अग बियर पी, अग बियर क्या पिया? जौ का रस पिया है। तो जौ क्या है? पौधा, वनस्पति है कि नहीं है? तो वही तो सोम है ना? तो सोम रस यानी पेड़ पौधों वनस्पति का रस। क्योंकि इंद्र थे युद्ध के देवता, मरुद थे आंधी तूफान के देवता, अग्नि था ज्वालामुखी का देवता। अग्नि सबसे मुख्य देवता कौन थे? इंद्र। सबसे ज्यादा उल्लेख इसका ही हुआ है, फिर अग्नि का हुआ है, ठीक ना? चलिए, आंगल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं? 2 होते, हटा दीजिए, आरक्षित थे कर दीजिए, है ना? ठीक, कि अब नहीं रहे, अब नहीं रहे। 2020 में भारत सरकार ने संशोधन कर दिया है कि SC ST का आरक्षण लोकसभा विधानसभाओं में अगले 10 वर्ष तक बना रहेगा, यानी 2030 तक बना रहेगा। लेकिन उसमें आंगल भारतीय का उल्लेख नहीं था, उसमें आंगल भारतीय का उल्लेख नहीं था। इसका मतलब वर्तमान सरकार नहीं चाहती कि आंगल भारतीयों को 2 अलग सीटों में रखा जाए। कारण क्या है? कि वो ये लिखा हुआ था संविधान में कि अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति अपनी तरफ से 2 लोगों को मनोनीत कर सकता था। अभी जब पर्याप्त प्रतिनिधित्व है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना? तो आने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अब ये नहीं होते, है ना? वैसे 2 होते, अब नहीं होते। विधानसभा में 1 होता था, पर अब ये भी नहीं होता। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है बच्चों? बीपीएससी में आया, बिहार में। अरे को देखो ना आप, क्या पता कहां से कोई क्वेश्चन आ जाए, उठ जाए आपके लिए। धूपगढ़, पंचमढ़ी तो मध्य प्रदेश में। कहां है छोटा नागपुर का पठार? झारखंड में है। कहां पर? झारखंड। और झारखंड की सबसे चोटी कौन सी है? पारसनाथ पहाड़ियां। बोकारो शहर इसी पहाड़ी पर बसा हुआ है। कौन सा शहर? बोकारो। बोकारो शहर इसी पहाड़ी पर बसा। किस पर? पारसनाथ पहाड़ी पर। छोटा नागपुर पठार झारखंड में है। नागपुर शहर महाराष्ट्र में, और ये कहां है? झारखंड में। छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियां हैं गारो, खासी और जयंती। जानते होंगे आप, गारो, खासी और जयंती किसकी पहाड़ी है?
छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियां हैं। गारो खास जयंती हिमालय की तराई में, पर हिमालय की पहाड़ी नहीं है, छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है वो, ठीक है ना। चलिए पार्श्वनाथ पहाड़ी होगी। ये आपके 18 क्वेश्चन हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको इसमें करवा दिए हैं। इसी तरह की स्टैटिक जीके मैं लगातार लेकर आता रहूंगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो पहली बार आ रहे हैं, ठीक ना, और जो है पहले से वो लाइक और कमेंट्स जरूर करें। ये आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य, आपको निभाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।